अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 और उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 का जो हमारा टॉपिक्स है ना वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। हम लोगों ने वो लेक्चर सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी हमने कर लिया है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हमारे होंगे। तो पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अ बकेट इज टेकन टू द बॉटम ऑफ अ वेल। किसी कुएं के बॉटम पे ना एक बकेट को लेके गया गया, ठीक है। एक बकेट यानी एक डब्बे को। डज इट पॉजेस एनी पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन। क्या उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं, ये हमने बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर है यस, बकेट पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी। बकेट में पोटेंशियल एनर्जी होगी। वेर अ बकेट इज टेकन टू द बॉटम ऑफ वेल, सम वर्क इज डन अगेंस्ट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर। वाटर के अपथ्रस्ट के अगेंस्ट कुछ वर्क किया जाता है जब उसको नीचे लेके जाया जाता है वेल में, कुएं में। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द बकेट, और वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बकेट के अंदर स्टोर हो जाता है। वी कैन आल्सो से दैट द बकेट पोजेसेस सम नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी विद रेफरेंस टू द ग्राउंड लेवल, क्योंकि कुआं ग्राउंड लेवल से थोड़ा नीचे ज़्यादा नीचे बॉटम पे होता है ना, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि इसमें नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आ गई है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लेवल, ठीक है। अब इसके बाद है दूसरा हमारे पास है, विद एरो इज स्टार्ट शॉट फ्रॉम इट्स बो। जब एरो को ना, एक तीर को उसके कमान से निकाला जाता है, इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी। फ्रॉम वेयर डज इट गेट द काइनेटिक एनर्जी, तो वो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर कहाँ से आती है। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास है, व्हेन द बो इज स्ट्रेच्ड बैकवर्ड। जब किसी तीर को, कमान को पीछे की तरफ खींचा जाता है और तीर के साथ ही ना पीछे खींचते हैं, इन इट विद एरो इन इट, देन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बो एंड एरो। बो और एरो के अंदर क्या आ जाता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, लचक वाली जो पीछे इसको खींचती है, ठीक है। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द बो। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन जो हमने बो पे की है ताकि वो पीछे खींचे, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या वर्क डन है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन इन स्टोर्ड इन स्ट्रेचिंग द बो। व्हेन द एरो इज शॉट, जब किसी एरो को शूट किया जाता है तो क्या होता है, द सेम पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, ड्यू टू विच एरो मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तीसरा क्वेश्चन है, डज द हाइड्रोजन फिल्ड बैलून पोजेसेस एनी पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन। आंसर है यस, हाइड्रोजन फिल्ड बैलून पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी उसमें होती है। द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, और द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस इन एंड इट्स डेंसिटी इज लेस देन एयर, और ये सबसे हल्का गैस है और उसकी डेंसिटी क्या है, वो एयर से भी कम है। देयरफॉर द अपथ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन हाइड्रोजन फिल्ड बैलून इज ग्रेटर देन इट्स वेट। तो फिर जो अपथ्रस्ट फोर्स उस पर लग रही होगी वो क्या होगी, उसकी वेट से ज़्यादा होगी। एंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बैलून, और जो नेट फोर्स उस पर लग रही होगी वो अपथ्रस्ट बड़ी फोर्स से माइनस करेंगे वेट को, हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगी। दिस नेट फोर्स एक्टिंग और हाइड्रोजन फिल्ड बैलून मूव्स इट अपवर्ड, और ये इसको अपवर्ड मूव करने में हेल्प करती है। When a hydrogen filled balloon moves up against the gravity, जब वो up move करती है, its position changes with respect to the ground and potential energy increases। तो वो उसकी वो ग्राउंड लेवल से बहुत ही ऊपर चले जाता है और उसके बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है, और ग्राउंड लेवल से उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा अपवर्ड चली जाती है और उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, इस काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। तो इसका कि नो काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी क्या स्केलर क्वांटिटी है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट की टर्म्स में लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर होता है। अब हमें पता है कि जब हम लोग दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिए हमारे पास क्या आता है, स्केलर आ जाता है। तो एज मैस ऑफ द बॉडी स्केलर वी वेक्टर वी डॉट वेक्टर वी, इसका होल स्केयर इज इक्वल टू वी स्केयर is also a scalar quantity, hence kinetic energy of a body is a scalar quantity। तो kinetic energy of a body के scalar quantity है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको कभी भी वेक्टर नहीं बोलना, क्योंकि जब भी किसी दो वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और उसके बाद उसका स्केल लेते हैं, हमारे पास क्या रहता है, एक उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है, उसका हमारे पास क्या रहता है, जैसे यहाँ पे वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, स्केल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल वी स्केयर आ जाएगा, जो कि इसकी मैग्नीट्यूडिक फॉर्म होगी, मैग्नीट्यूड फॉर्म होगी। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बुलेट। बुलेट की काइनेटिक एनर्जी को क्या होता है, व्हेन इट पेनिट्रेट्स टू अ टारगेट, जब वो पेनिट्रेट्स करती है यानी जाती है, खुब जाती है उसके अपने टारगेट पे। तो हमारे पास आंसर क्या है, मूविंग बुलेट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। जो मूविंग बुलेट होगा ना, जो बुलेट मूव कर रहा होगा उसके लिए काइनेटिक एनर्जी होगी। व्हेन इट हिट्स द टारगेट एंड पेनिट्रेट, जब वो हिट करती है टारगेट पे और पेनिट्रेट अंदर धंस जाती है, सम पार्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड अगेंस्ट फ्रिक्शन।
तो कुछ उसको काइनेटिक एनर्जी किस लिए यूज़ करना पड़ता है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट प्रोवाइडेड बाय टारगेट मटेरियल। उस मटेरियल के अंदर कोई ना कोई फ्रिक्शन तो होगी ना, तो वो उसको फ्रिक्शन देगी, तो उसके खिलाफ उसने काम करने के लिए काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करना है। एंड इस आल्सो डिसिपेट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो एनर्जी कुछ हीट के फॉर्म में भी यूज़ करता है और साउंड के फॉर्म में भी यूज़ करता है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक क्या है, W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में इनिशियल माइनस करेंगे, फाइनल क्या हो गया, वहाँ पे जब वो टारगेट पे जाके हिट हुई है, तो जाके जब टारगेट पे पेनिट्रेट करता है तो वहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। हम लोग यहाँ पे फाइनल की जगह जीरो लगा देंगे और इनिशियल पे VI² लगा देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, W इज इक्वल टू माइनस हाफ MVI²। माइनस इसलिए लगाए क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है वहाँ जाके, और इनिशियल हमारे पास कुछ ना कुछ मौजूद होती है। When bullet comes to rest, VF is equal to 0. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि डेट काइनेटिक एनर्जी इज लॉस, काइनेटिक एनर्जी जरूर लॉस हुआ उधर। दिस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन टू पेनिट्रेट द बुलेट इनटू द टारगेट। तो ये लॉस क्यों होता है, दिस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है, ताकि वो बुलेट जाके उस मटेरियल या फिर उस टारगेट पे पेनिट्रेट करे। ठीक है, उसकी बात है कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6। Conceptual question number 6 said, does the tension in the string of a swinging pendulum do any work? Explain. टेंशन जो होते जब किसी भी आपने पेंडुलम को देखा होगा, पेंडुलम के साथ जब हमारे पास थोड़ा सा छोटा सा बॉब लगा होता है उसके साथ स्ट्रिंग के साथ, तो कह रहे हैं कि टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ अ स्विंगिंग पेंडुलम, जो पेंडुलम लहर रहा हो, ठीक है, हवा में, वो क्या उसका जो टेंशन होता है वो कोई वर्क करता है, पेंडुलम डू एनी वर्क? एक्सप्लेन। नो, इट डज नॉट डू वर्क, वो कोई वर्क नहीं करता। द टेंशन इन द स्ट्रिंग डज नॉट डू वर्क बिकॉज इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कर्व पाथ। अब ये कोई वर्क नहीं करता क्योंकि हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है कर्व पाथ के। अभी हम लोग इसकी डायग्राम से भी देखेंगे। इन एग्जांपल इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है। W इज इक्वल टू FD cos 90 डिग्री लगाया क्योंकि परपेंडिकुलर था 0 डिग्री, और cos 90 जीरो होता है, वर्क डन जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, हमारे पास ये पेंडुलम लटका हुआ है और ये छोटा सा मैस है। अब इसका टेंशन अपवर्ड है और इसकी डिस्प्लेसमेंट इसकी तरफ है, यानी वो दोबारा मूव करके यहाँ इस पॉइंट पे आएगा, फिर इस पॉइंट पे आएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। टेंशन अपवर्ड होती है, वेट नीचे होता है, और वेट के कंपोनेंट्स हमने ब्रेक किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या S है, और ये हमारे पास इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे दोबारा से अपने मेन पोजीशन पे, फिर एक्सट्रीम पे जाएगा। तो इसीलिए दोनों के में एंगल 90 डिग्री बन रहा है और cos 90 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। A meteor when enters into the Earth's atmosphere burns. What happens to its energy? जब कोई समझ ले रॉक है, वो रॉक जाके जब इंटर होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो वो जल जाती है। उसकी एनर्जी को क्या होता है, उसकी एनर्जी को क्या होता है? मेटियोर इज अ स्मॉल बॉडी ऑफ मैटर। मेटियोर क्या होता है? एक स्मॉल बॉडी ऑफ मैटर होता है, किसी भी मैटर का एक स्मॉल पार्ट होता है फ्रॉम आउटर स्पेस दैट इंटर्स जो कि आउटर स्पेस पे होती है, जब वो जो कि इंटर होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, बिकमिंग glowing as a result of friction। और जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर होती है तो वो जाके ग्लो करने लग जाती है, शाइन करने लग जाती है, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। एंड अपीयरिंग एज अ स्ट्रीक ऑफ लाइट, और किस तरह शो हो रही थी? जैसे कोई लाइट का चमकदार कोई चीज़ आ गई हो, ठीक है, उस तरह शो हो रही थी। व्हेन मेटियोर इंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर देन एयर फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन इट। जब वो मेटियोर इंटर होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो वो क्या होता है कि उसमें एयर फ्रिक्शन लगता है। द ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अगेंस्ट द रेसिस्टिव फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो उसका जो ज़्यादातर एनर्जी होता है वो किस लिए यूज़ हो जाता है कि वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स के खिलाफ, यानी फ्रिक्शन के खिलाफ ऑफ द एटमॉस्फेयर के, इन ब्रिंगिंग द मेटियोर टू रेस्ट, ताकि वो मेटियोर के आ जाए, रेस्ट पे आ जाए। द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो किस फॉर्म में नजर आता है? हीट एनर्जी में, विच बर्न्स द मेटियोर टू एशिस। तो वो उसको क्या बना देता है? वो इसको एक काला काला पाउडर बना देता है, वो जल जाता है। ठीक है, तो क्या है ये? द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में नजर आती है? हीट एनर्जी में, जो उसको ऐश बना देते हैं, यानी उसको जलाकर भस्म कर देते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ वॉच की जो स्प्रिंग होती है उसमें हमारे पास किस तरह की एनर्जी स्टोर होती है? कंप्रेस स्प्रिंग ऑफ वॉच स्टोर्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी जब भी हमारे पास स्प्रिंग की बात होगी तो हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, विच इज गिवन बाय फॉर्मूला P इज इक्वल टू हाफ kx²। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज इक्वल टू द वर्क डन टू कंप्रेस द स्प्रिंग। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि इसके अंदर स्टोर होती है वो किसके बराबर होती है? वर्क डन, जो काम करता है टू
कंप्रेस द स्प्रिंग, ताकि वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर सके। दिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग इज अगेन कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी टू मूव द आर्म्स ऑफ वॉच। तब जब वॉच घूम रही होती है तो वो इलास्टिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में, और उस वॉच को घुमाती है, ठीक है, उसके वॉचेस के आर्म्स घूमते हैं। उसके बाद है कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 9। A man rowing boat upstream is at rest with respect to shore. Is he doing work? तो कह रहे एक बंदा है ना, एक बंदा है वो बोट चला रहा है अपस्ट्रीम पे और वो रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू शोर, शोर के रेस्ट पे है। यानी लेट्स सपोज के एक बंदा समंदर के आर पार खड़ा हुआ है और वो तो बोट चला रहा है, तो वो जो किश्ती के अंदर जो बंदा है ना वो तो किश्ती चला रहा है, लेकिन क्या कह रहे कि अब वो कोई काम कर रहा है कि नहीं उसकी रिस्पेक्ट से। तो कह रहे नो वर्क इज डन एज द बोट इज एट रेस्ट, वर्क इज डन एज बोट, नो वर्क इज डन एज बोट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू शोर। कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो विद रिस्पेक्ट टू शोर वो रेस्ट पे है। सो इट कवर्स नो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू शोर, तो उसके डिस्प्लेसमेंट कोई कवर नहीं कर रहा होता, उसी जगह पे खड़ा होता है और वो उसी तरह स्ट्रीम रोइंग यानी उसी तरह हिला रहा होता है। बस इसी तरह समझ ले कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो मतलब क्या है कि कोई डिस्टेंस वो कवर नहीं कर रहा, तो वो शोर के लिहाज से कोई भी वर्क डन नहीं कर रहा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू 0। अ मैन ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, एक बंदे ने फेंका है एक प्याले को कुछ हाइट से, विच ब्रेक इनटू पीसेस, जो कि पीसेस में टूट गया। बट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व, कौन कौन सी एनर्जी किस में चेंज हुआ वो सब कुछ हमने बताना है। अ कप थ्रोन फ्रॉम सर्टेन हाइट लॉसेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो हाइट पे है ना तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर होगी ग्रेविटेशनल, जब वो हाइट पे हो तो ग्रेविटेशनल होती है, ठीक है, ग्रेविटेशनल होती है जब हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी a cup thrown from certain height loses its gravitational potential energy and gains its kinetic energy, और उसमें kinetic energy आ जाती है जब वो हाइट से नीचे ग्राउंड लेवल पे आता है तो kinetic energy आती है। when it strikes the ground, जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करती है, then a part of this kinetic energy is used to break the cup, तो कुछ एनर्जी उसके तो कुछ एनर्जी प्यालों को तोड़ने के लिए यूज होती है, प्याले को तोड़ने के लिए, इसके पार्ट को तोड़ने के लिए यूज हो जाती है। एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, और कुछ एनर्जी किसमें टूट जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी टूट जाता है नहीं, कन्वर्ट हो जाता है साउंड एनर्जी में। आवाज़ पैदा होती है, जो आवाज़ होती है ना वो भी साउंड एनर्जी है, एनर्जी की एक फॉर्म है। काइनेटिक एनर्जी स्कैटर्ड पीस, और जो टूट के पीसेस है ना उनके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी जो होती है उस पर भी थोड़ा डिवाइड हो जाती है। और इसके बाद हीट एनर्जी डिसिपेटेड अगेंस्ट फ्रिक्शन, और जाके वो जब टकराती है ना नीचे गिरती है तो हीट जो जनरेट होती है वो अगेंस्ट द फ्रिक्शन यूज़ करने के लिए भी हम थोड़ी सी एनर्जी यूज़ होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि लास्ट है। वाई एनर्जी सेवर्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नॉर्मल बल्ब्स, एनर्जी सेवर को क्यों यूज़ किया जाता है नॉर्मल बल्ब के बजाय। तो एनर्जी सेवर्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नॉर्मल बल्ब्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन की वजह से इसको नहीं यूज़ किया जाता नॉर्मल बल्ब्स को। तो द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन द एनर्जी सेवर इज फार लेस देन द नॉर्मल लाइट बल्ब्स। एनर्जी सेवर क्या कितनी एनर्जी लेते हैं, कम एनर्जी लेते हैं बनस्बत नॉर्मल लाइट बल्ब्स के। उसके बाद दूसरा है एनर्जी सेवर प्रोड्यूस लाइट ऑफ हाई पावर, एनर्जी सेवर लाइट प्रोड्यूस करता है हाई पावर की एंड इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी भी इसकी हाई होती है, यानी शिद्दत भी ज़्यादा होती है और उसकी पावर भी हाई होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल लाइट बल्ब्स। नंबर 3 है एनर्जी सेवर प्रोड्यूस वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट while 98% of input is converted to heat इन लाइट बल्ब्स। तो एनर्जी सेवर क्या करती है, प्रोड्यूस लिटिल अमाउंट ऑफ हीट, बहुत कम मिकदार में हीट प्रोड्यूस करती है, और ज़्यादातर वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, हीट एनर्जी में ज़्यादा नहीं करती। और वाइल जबकि 98% ऑफ इनपुट इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, 98% जो हम लोग देते हैं ना, यानी 100% हम इनपुट देते हैं तो उसमें से 98% तो नॉर्मल बल्ब्स किस में यूज़ करते हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने में यूज़ करते हैं, तो बाकी 2% हमें मिलता है जो कि ज़्यादा डिम होती है लाइट, और जिसकी ज़्यादा पावर भी नहीं होती, इंटेंसिटी भी नहीं होती, इसीलिए हम लोग एनर्जी सेवर को यूज़ करते हैं और उसको ज़्यादा उसको यूज़ करने की हम लोग तजवीज़ देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये लेक्चर भी यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।